हे यारो, सो बेसिकली आज का ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। फिर चाहे ये 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए हो, फर्स्ट ईयर के लिए हो, सेकंड ईयर के लिए, या फिर जो 4th ईयर वाले स्टूडेंट्स जिनका भी प्लेसमेंट नहीं हुआ है उनके लिए होने वाला है। मैंने सोचा कि यार मेरे इतने सारे प्लेसमेंट्स हो गए हैं, 3-3 4-4 कंपनीज मेरे हाथ में है इस टाइम पे, तो मेरा हक बनता है कि कहीं ना कहीं मैं जितने भी लोग हैं जिनका नहीं हो पा रहा है प्लेसमेंट, या फिर जिन लोग अभी 4th ईयर में आने वाले हैं, तो मैंने सोचा कि उनके लिए एक छोटा सा वीडियो, मतलब छोटा तो नहीं, ये वाला वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, तो मैंने सोचा कि चलो एटलीस्ट उनके लिए बता ही दूँ कि किस तरीके से क्या क्या जो स्टेप्स हैं वो फॉलो किए जाते हैं किसी भी कैंपस को क्रैक करने के लिए। और साथ ही साथ जितने भी लोग कैंपस नहीं हो रहे थे तो उनके लिए भी एक हेल्पफुल वीडियो हो जाएगा, और साथ ही साथ वो जान जाएँ कि कहाँ पे वो गलतियाँ कर रहे हैं। और मैं सही बताऊँ तो जब मैं कैंपस दिया, फिर उसके बाद मेरा जो एक्सपीरियंस था, तो वो भी इसी वीडियो में कहीं ना कहीं लाइक कर रहा होगा, तो आप लोगों को उस चीज़ से मतलब थोड़ा सीखने को मिल जाएगा कि हाँ कैसे क्या क्या चीज़ें मेरे साथ वहाँ पर हुई थी। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा वक्त ना लेते हुए शुरू करते हैं, वरना आप लोग भी कहो पकाओ मत यार, प्लीज़ थोड़ा जल्दी स्टार्ट करो। थैंक यू। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, मिलिंद देव है मेरा नेम, और मेरे अभी जो कंपनीज है वो 4 कंपनीज में मेरा सिलेक्शन हो चुका है। पहला API में, दूसरा हिल्टन में, तीसरा वोल्वो एसर में, और चौथा हाइक एजुकेशन में। ये मैंने लाइन से बताया, तो अभी तक का हाईएस्ट चल रहा है मेरी ब्रांच से कहा जाए तो भैया सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मेरा ही चल रहा है अभी रिकॉर्ड, ठीक है। और अभी आगे आने वाले जो 70+ कंपनीज है, 80+ कंपनीज है, उनमें भी हो सकता है शायद मेरी कहीं ना कहीं कुछ अलग लेवल पे हो जाए, वो उन कंपनीज के पैकेजेस पे डिपेंड करता है। तो बेसिकली देखो, जब आप कैंपस देने जाते हो आप लोग, तो मतलब अब आओगे भैया तो 4th ईयर में आओगे, तो उसके बाद तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भैया 4th ईयर में कैंपस से स्टार्ट हो जाता है आपके लिए। फिर चाहे वो मैकेनिकल किसी भी ब्रांच के लिए हो, सभी के लिए कैंपस आता है, ठीक है। ऐसा मत समझना कि हाँ भैया CSIT का बूम है तो मतलब CSIT के लिए कैंपस आएगा। भाई कैंपस हर ब्रांच के लिए आते हैं और हर टाइप के आते हैं, फिर वो मार्केटिंग वाला हो या फिर कोर कंपनी वाला हो, ठीक है, दोनों टाइप के आते हैं। तो मेरा जब कैंपस हुआ तब उस टाइम पे मार्केटिंग वाली कंपनी आई थी पहले, तो फिर उसके बाद धीरे धीरे कोर कंपनीज में आना चालू करी। तो मेरा भी जो मेन जो है वो MNC कंपनी में हुआ, उसका था वोल्वो आइसर कंपनी के बारे में। आइसर के बारे में तो सभी ने सुना है कि हाँ भैया वो ट्रक्स बनाती है और बसेस वगैरह बनाती है, और वो हैवी व्हीकल्स वगैरह में जितना भी वर्क रहता है तो वो आइसर या वोल्वो इन दोनों का वही काम रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लोगों से कहूँगा कि भैया जब आप आ रहे हो इस 4th ईयर में तो रेडी रहो। अब शुरुआत होती है, देखो जब कैंपस में आओगे तो कैंपस जब आप पहली बार दोगे तो उसके बाद क्या है, कई कंपनी जैसे जो डिमांड करती हैं आपके रिटन एग्जाम के लिए, वो होता है एप्टीट्यूड वगैरह। तो उसमें एप्टीट्यूड में क्या रहता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती है जो कि मतलब आप लोग है ना सेकंड ईयर से आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ है या फिर जो इंस्टीट्यूट है वो आपको प्रोवाइड करना चालू कर देगा ट्रेनिंग के तौर पे। तो उसमें ये रहता है कि भैया आपकी जो ट्रेनिंग क्लासेस है वो पहले से तैयार हो जाती है, मतलब आपको रेडी करना चालू कर दिया था उस टाइम पे ट्रेनिंग से। तो उस वजह से आपके आप बहुत सारी चीज़ें सीखने लग जाते हो उस टाइम पे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जब आप सीखते हो तो भैया वो इसी के लिए तैयारी करवाई जाती है। अब जैसे कई सारी कंपनीज जो कि मतलब रिटर्न लेती ही नहीं है, जैसे कि मेरी जो कंपनी थी वोल्वो आइसर में, तो उन लोगों में क्या हम थोड़ा लेट पहुंचे थे, इसलिए हम लोग को रिटर्न कैंसिल कर दिया था उन्होंने, क्योंकि वो लेट हो चुका था बहुत ज़्यादा। लेकिन हाँ, अगर TCS की बात करूँ या फिर इन्फोसिस की बात करूँ, तो इस टाइम पे जो कंपनी विप्रोज होती हैं जो ये कंपनी, इनमें रिटर्न लिया जाता है। तो ऐसा मत समझना कि ये रिटर्न होता ही नहीं है। एंड अगर मैं CSIT की बात करूँ तो उस टाइम पे उन लोगों के लिए एक टेक्निकल राउंड भी रख दिया जाता है पहले से ही, टेक्निकल रिटर्न के तौर पर। और उसमें क्या है, कोडिंग वगैरह से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स वगैरह फिर जो क्वेश्चन वगैरह रहते हैं, तो वो कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन उससे क्या पूछ लिए जाते हैं। फिर उसके बाद जाके आगे के प्रोसेस में क्या है, मतलब आगे के जो राउंड्स वगैरह होते हैं उनके जो शॉर्टलिस्ट कर दिए जाते हैं स्टूडेंट्स को, उनको आगे के राउंड के लिए भेजा जाता है। कई कंपनीज में नहीं होता, लेकिन कई कंपनीज में होता है। जो MNCs वगैरह में तो ये उसमें तो होता ही होता है, ठीक है। तो अभी से अपना जो एप्टीट्यूड है वो तो कम से कम स्ट्रॉन्ग कर ही लो कैसे भी करके, ठीक है। तो GD होता है भैया ग्रुप डिस्कशन। बेसिकली जब भी GD हुआ था मेरा तो भैया रिटर्न तो नहीं हुआ, लेकिन GD हाँ जो भी हुआ, तो GD जितने भी कंपनीज का हुआ ना मेरा, उन सभी का मेरा GD निकल चुका था। अब पता है वो क्यों निकला, क्योंकि एक्चुअली में क्या है, मैं जो फर्स्ट ईयर के एंडिंग से ही मैंने ना इंग्लिश पे थोड़ा सा अपनी ना कमांड करना चालू कर दिया था। और जितना ज़्यादा आप है ना अपनी इंग्लिश पे कमांड करोगे ना, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, सच बोल रहा हूँ मैं। अब देखना, जैसे कि GD होता है तो अब आप लोगों को शायद अभी धीरे धीरे जब आप आओगे तो पता चल जाएगा। जो लोग सेकंड ईयर वाले, जितने भी फर्स्ट ईयर वाले, तो वो सब समझ जाओगे इसे, ठीक है। जिन लोगों को नहीं पता, देखो GD में क्या होता है, 8 या 10 लोगों को एक तरीके से लाइन में बिठा दिया जाता है, मतलब आमने सामने बिठा दिया जाता है। और फिर उसके बाद एक टॉपिक दे दिया जाता है, और फिर उसके बाद बोला जाता है कि हाँ भैया इस पर ना आपको ग्रुप डिस्कशन कर रहा है। जिसलिए कि ऐसा नहीं होता, ऐसे कि अपन 2 लोग रहते हैं और वो 8-10 लोग एक ही टॉपिक पर विचार विमर्श कर रहे हैं एक तरीके से। तो सेम वैसा कि वैसे ही कंपनीज कर देती हैं। और फिर उससे क्या होता है कि जो कंपनीज रहती है ना, उसमें ना वो बच्चों की कम्युनिकेशन चेकआउट करते हैं कि भैया कम्युनिकेशन कैसी है और क्या उसमें लीडरशिप है कि नहीं, और साथ ही साथ वो ठीक से बिहेव कर रहा है कि नहीं, अपने आप को ठीक से रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं। बहुत सारी चीज़ें रहती है जो मतलब उसी टाइम पे वो कंपनीज भाप लेती है एक स्टूडेंट के अंदर, सच बोल रहा हूँ,
ठीक है। तो आप लोगों को है ना जीडी देने के लिए सबसे पहले देखो, जीडी में क्या है, कुछ नहीं है, इतना ज़्यादा हुआ मत समझना कि मतलब तुम्हें कम्युनिकेशन नहीं आती तो मतलब देखो यार, कम्युनिकेशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज के टाइम पे जितने लोगों का। भाई आधे से ज़्यादा कंपनी, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द कंपनीज ना वो यही करते हैं कि भैया बच्चे के पास अगर कम्युनिकेशन नहीं है ना, तो वो पता है उनके दिमाग में फिर एक अलग ही थॉट बैठ जाता है कि यार इसके पास कम्युनिकेशन नहीं है, तो इसको है ना इग्नोर कर देना चाहिए, और बाकी जो बच्चे इसकी कम्युनिकेशन थोड़ी स्ट्रांग है तो उसको अंदर ले लेना चाहिए, मतलब उसको है ना नेक्स्ट स्टेप के लिए भेज देना चाहिए, फिर वो पीआई हो एचआर हो जो भी हो। लेकिन कई लोग हैं जिनकी भैया कम्युनिकेशन नहीं है तो उस वजह से वो बाहर हो जाते हैं। तो मैंने चाहता कि आप लोग बाहर हो जाओ, इसलिए भैया कम्युनिकेशन की जो पर्टिकुलर वीडियो है ना वो अलग से बना दूंगा, और मैं बताऊंगा कि मैंने किस तरीके से इंग्लिश सीखी, वो बहुत फनियर वे था। खैर, तो आप लोगों को जितना ज़्यादा कोशिश ये करना है कि जीडी राउंड में अपने पास बोल, अगर आप कम्युनिकेशन कर पा रहे हो ठीक से, तो भैया मैं साफ साफ आपके लिए छोटी सी टिप देना चाहूँगा कि जीडी में एक सिंपल सा रूल होता है, स्टार्ट करने वाले को 2 पॉइंट मिलते हैं, और एंड करने वाले जिसको कंक्लूजन के तौर पे बोलते हैं तो वो उसको 2 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलते हैं, ठीक है। तो जो भी बंदा स्टार्ट करता है तो भैया उसके लिए बेनिफिट है, और जो भी एंडिंग कर रहा तो मतलब उसके लिए भी बेनिफिट है। लेकिन जो बीच के बंदे हैं ना वो पता है इसमें बहुत ज़्यादा कमाल कर जाते हैं, सही बताऊँ तो। क्योंकि देखना कई बार ये सोचते हैं, जैसे कि मैंने आपके दिमाग में ये बिठा दिया कि भैया स्टार्टिंग और एंडिंग करने वाले को बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, तो इस वजह से ये सोचते हैं कि चलो अब हमने स्टार्ट कर देंगे और फिर हमको बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन भाई आपके पास अगर मान लो उन्होंने टॉपिक ही ऐसा दिया है जिसके बाद आपके दिमाग में कुछ पॉइंट्स ही नहीं और आप कुछ भी फालतू फालतू बोलने लगे हो, तो कंपनी तो ये सोचेगी ना कि ये तो फालतू का टाइम ले रहा है और बेवजह फालतू की बकबक करने आया, इसका तो कोई मतलब नहीं बनता ना। इससे बेटर है कि पहले जो बंदा शुरू कर रहा है कोई दिक्कत नहीं, आप लेट हो नो प्रॉब्लम, मैं भी लेट ही था, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने हर बार हर कंपनी में शुरुआत करी है, मैंने एक कंपनी में शुरुआत नहीं करी जीडी में, सी बता रहा हूँ। पता है जो लोग है ना स्टार्टिंग में उनको बोलने दो, उनको बोलने दो, बेशक बोलने दो, फिर उसके बाद उनके जो दूसरा पर्सन है उसको भी बोलने दो। पहले के 2 टाइम तक ना थोड़ा सा वेट करो, ठीक है। कंपनी आपको 10 मिनट देगी कि भी यहाँ ग्रुप डिस्कशन के लिए आराम से 10 मिनट ग्रुप डिस्कशन करो, ठीक है। 2 लोग है ना उनको बोलने दो, फिर उसके बाद तीसरा नंबर जो है ना वो आपका होना चाहिए। पहले वाले पॉइंट को दूसरे वाले के पॉइंट को ठीक से सुनो, और फिर उसके बाद जाके तीसरे वाले को, दोनों के मतलब जो पॉइंट्स है ना उन दोनों को मिक्स करो, और फिर उसके बाद जाके अपने पॉइंट्स उसके सामने रखो, किलो दिमाग से। और फ्लुएंटली रखना पड़ेगा उस टाइम पे। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा अटक रहे हो, तो जैसे आप अटकोगे ना तो उस वजह से क्या दूसरा जो है वो मौका ढूंढेगा वहाँ पर, और वो ना आपके बीच में बोलने के लिए चालू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं आता कि भैया जब तक आपका पॉइंट खत्म नहीं होता तब तक आप है ना दूसरे को मतलब दूसरा बोल नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं भाई। ये ऐसी रेस है जिसमें मतलब आपको है ना अपना हक मारना पड़ेगा, और आपको है ना ऐसे रेडी रहना पड़ेगा कि नहीं भैया मैं तो तुरंत बस बोलने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे मौका चाहिए, ठीक है। कम से कम 30 सेकंड या 40 सेकंड तो आप लोगों को अपने पास ऐसा बोलना पड़ेगा जिसकी वजह से क्या है फ्लुएंट इंग्लिश सामने वाला समझ जाए, और एकदम से जो फर्स्ट और सेकंड वाले के पॉइंट है ना उससे आप एग्री भी कर जाओ, और साथ ही साथ क्या है इसमें ये भी पता चला कि यार सामने वाला ना मतलब बोलने के लिए इच्छुक है, ठीक है। तो ये जीडी के लिए था, तो इस वजह से क्या है आपका जो सिलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। और कोशिश ये करना है कि अगर फर्स्ट और अगर आप कंक्लूजन कर पाओ तो आपके पॉइंट्स थोड़े एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे, तो ध्यान ये भी रखना, शायद अगर चांसेस हैं अगर कंक्लूड कर पा रहे हो ठीक से तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी कर देना, ठीक है। तो जीडी राउंड में मेरा जितनी भी कंपनीज में होगा मैंने हर बार ये ट्रिक आजमाई, और मैं सिलेक्ट होते गया हर बार, आगे वाले प्रोसेस में निकलते गया। कई लोग पूछते क्या तेरा तो जीडी निकल जाता है, हम लोग को तो निकलती ही नहीं। तो भैया ये आप गलतियां करते हो वहाँ पे, आप या तो चुप बैठे रहते हो तो कंपनी आप पे ध्यान नहीं देती, या फिर आप बहुत ज़्यादा ऐसे ओवर ज़्यादा उल्टा पुल्टा बोलते हो तो उस वजह से कंपनी आपको इग्नोर करना चालू कर देती है। उल्टा पुल्टा बोलोगे कोई सेंस नहीं बनता, अगर आप सेंसिबल बातें करोगे और फ्लुएंटली बोलोगे तो कोई सेंस बनता है, और उस वजह से कंपनी ना आपको प्रेफर कर देती है आगे के इंटरव्यूज़ या फिर जो भी स्टेप्स हैं उसके लिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ पता है एक कंपनी के बारे में हाइक एजुकेशन के कभी 6 लाख का पैकेज था, उसने पता है जो जीडी हम लोगों का करवाया था वो पता है कितने मिनट का था, केवल उसने 2 मिनट का टाइम दिया था, और इसी 2 मिनट में सभी लोगों को बोलने था। भैया जो नहीं बोल पाया वो बाहर, और जो बोल दिया वो अंदर हो गया था। तो अब मैं ऐसे ही कहूँगा कि फायदों को कभी कभी क्या है टाइम जो है कंपनी बहुत छोटा सा रखती है, इस वजह से क्या है सभी लोगों के बारे में कैपेबिलिटीज पता चल जाती है कि हाँ भैया एक लड़का अपनी जगह बना पा रहा है उस भीड़ भाड़ एरिया में, या फिर नहीं, या फिर लड़की वटेवर। लेकिन अगर नहीं बना पाए आपने उस टाइम पे जगह तो भैया आप बाहर पहली फुर्सत में बाहर। तो उस वजह से क्या है हम लोगों का जो जीडी हुआ था वो 2 बार हुआ था, पहले वाले में 15 बच्चों के बीच में हुआ, फिर दूसरे वाले में भी कम से कम 15 बच्चों के बीच में हुआ, और पहले वाले में से मतलब जो है ना बच्चों को शॉर्टलिस्ट कर लिया था, फिर उसके बाद सेकंड में जो सिलेक्टेड बच्चे थे तो उनके बीच में दोबारा एक बार और जीडी करवा देना। भाई इसमें इतनी सारी भीड़ थी ना, मतलब अब देखो जब फर्स्ट राउंड जब निकला है ना तो सब लोग तो बोलने वाले हैं, मतलब जो नहीं बोलने वाले थे वो तो अट गए, लेकिन जो सेकंड राउंड एक और बार जीडी हुआ तो उसमें तो बोलने वाले बच्चे बचेंगे ना। तो उस वजह से हुआ क्या कि जितने भी लोग आए ना तो वो सब एकदम मतलब मुझे तो ऐसा लगा था उस दिन कि भाई लड़ाई ना हो जाए, और वो जो टेबल डेस्क पर जो लोग बैठे हुए हैं ग्रुप बना के कहीं उसको तोड़ताड़ ना जाए, मुझे ऐसा लग रहा था क्योंकि भयंकर चिल्लाते तोड़ते बहुत बुरी वाली। लेकिन ऑब्वियसली बात है उन्हें पहले पता चल जाता है कि भैया 2 मिनट का टाइम हो, 2 मिनट बस आपको बोलना है, तो बस लगे हुए बोलने के लिए। अब ऐसे में खिचड़ी पके जा रही, कोई किसी की सुन नहीं रहा, वो फिश मार्केट जैसी फीलिंग आ रही थी उसके अंदर बैठ के।
तो मैंने ऐसे टाइम पे पता है मौका कैसे ढूंढा कि सब लोग बोलने लगे थे। अब ऐसे टाइम पे यार कोई कैसे बोल पाएगा, तो मैंने कहा कि यार एक काम करते हैं, पहले सबको साइलेंट कराते हैं, फिर उसके बाद जाके बोलने का अपना हक बन जाता है कहीं ना कहीं। पहले सबको साइलेंट कराओ भाई, मैंने मतलब ऐसा समझ लो कि मैं उस टाइम जीटी में बैठा हुआ था और खूब तेज चिल्ला दिया, मतलब वो फिश मार्केट के बीच में आपने ना स्पीकर लगा के ऐसे चिल्ला दिया और एवरीबॉडी साइलेंट। जो एचआर बैठा हुआ था वो भी एक तरीके से मेरे पर फोकस करने लगा कि ये अब क्या बोलने वाला है। तो मैंने कहा कि देखो यार, ये जो टॉपिक है ना वो एक्चुअली जीडी चल रहा है, मतलब कि आपको ना एक दूसरे की बातों को सुनने का हक है, या फिर अब हर किसी को बोलने का हक है, लेकिन आप लोग सुन ही नहीं रहे एक दूसरे के, तो ये ग्रुप डिस्कशन तो हुआ नहीं। तो देखो यार, आप लोगों को शांत रहना चाहिए और फिर उसके बाद जाके अपने अपने पॉइंट्स रखने चाहिए, और मेरा जो पॉइंट है वो यहाँ पे ये इस तरीके से होगा। तो ऐसे में क्या हुआ कि जो मेरा वाला पॉइंट था वो भी मैंने रख दिया और बाकी सब लोगों को मैंने सुना भी दिया। तो इस वजह से ये हुआ कि मैंने जब पॉइंट रखा ना तो सबके सब एग्री करने लगे थे उसके बाद से। तो मैंने जब धीरे से देखा तो मैम ने ना वो पर्ची में मेरा नाम एडजस्ट मतलब फिट कर दिया और उन्होंने नेक्स्ट राउंड के लिए मुझे सेंड कर दिया था, टेक्निकल राउंड के लिए। तो ऐसे करके आप लोग ये ट्राई कर सकते हो, लेकिन भाई ऐसा मत करना कि मतलब किसी के बीच में टोकाटाई कर रहे हो या फिर किसी के बीच में कुछ भी बोल रहे हो, तो कंपनी समझ जाती है कि भैया इसको ना टोकाटाई करना आता है और अपने पॉइंट्स भी क्लियर नहीं रख पा रहा है, वो पहले पोजीशन बाहर निकाल देते, ठीक है। इसके बाद होता है पीआई राउंड। मेरा जब ईकेआई होता है एनकिंग इंटरनेशनल में, तो उस टाइम पे 4 लाख का पैकेज था और पहला इंटरव्यू था हम लोगों का। तो हम लोगों का जीडी राउंड निकल गया था, ठीक है। तो बाकी लोग मतलब एटलीस्ट समझ लो कि 100 बच्चे थे, उन 100 में से 25 से 26 बच्चों को उन्होंने छांट लिया था। और वो 26 बच्चे ना, मतलब अब सबको लग रहा था कि यार 26-27 बच्चे हैं तो हमें ना कंपनी सबको ले जाएगी, लेकिन एक्चुअली पहला इंटरव्यू तो उल्टी पुल्टी बातें सुनने के लिए बहुत सारे लोगों से मिल ही जाएंगी। अब देखो, जो ये पीआई या फिर एचआर राउंड है ना, पर्सन इंटरव्यू या फिर ह्यूमन रिसोर्स ये राउंड होता है, तो इसमें क्या है वो आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हाँ भाई, इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहूँगा भाई, इंट्रोडक्शन मस्ट है, और इसको भाई तुम जैसे रट सकते हो, घोल लो, पी लो, वट एवर जो करना है करो, लेकिन भाई कम से कम अपना है ना इंट्रोडक्शन कम से कम बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अपने पास याद रख लो, बिल्कुल रट लो एकदम से, कि भैया कोई तुमसे अगर रात में जाके ही पूछ लो तो भी तुम आराम से उसको खुल के बता सको, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, जैसे तुम जाओगे तो तुम्हारा पहला क्वेश्चन यही पूछेंगे, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। फिर उसके बाद जाके फिर वो नेक्स्ट क्वेश्चन कि भैया तुम कंपनी के बारे में क्या जानते हो। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप किसी इंटरव्यू को देने जा रहे हो तो भैया कंपनी के बारे में तो आप अच्छे से पता करके ही रखोगे कि हाँ ये कंपनी का ये काम है और इसके यहाँ ब्रांचेस हैं और इसके ये क्लाइंट्स वगैरह वगैरह, तो वो सारी चीज़ें आपको पता रखनी ही पड़ेंगी, ठीक है। फिर उसका तीसरा क्वेश्चन वो आपसे थोड़ा बहुत जो है वो आपसे रिलेटेड पूछ सकते, जैसे कि फैमिली बैकग्राउंड हो गया और आपके भाई बहन कितने हैं, और ये फालतू के बच्चे वाले क्वेश्चन। और ये भी पूछ सकते हैं कि भैया मैं तुमको क्यों हायर करूँ। तो आपके पास इन सभी क्वेश्चंस के जो है वो आंसर्स होने चाहिए। और एचआर राउंड जो हो सकता है वो आपका 15 मिनट भी चल सकता है और हो सकता है वो 5 मिनट में खत्म करता है, ये डिपेंड करता है कंपनी वाले के एचआर जो आए हुए हैं उनके ऊपर, ठीक है। और इसमें से क्या है, जब वो 26-27 बच्चे छठे देना चाहिए था तो हम लोग ईकेआई वाले में, तो उस वाले में से पता है निकले कितने थे, 5 बच्चे निकले थे केवल, और 2 बच्चे ऐसे थे जो कि आगे शिफ्ट कर दिए गए थे, वो भी किसके लिए, टेक्निकल राउंड के लिए। जीडी हो गया, फिर उसके बाद एचआर राउंड हो गया। एचआर राउंड के लिए मतलब है ये कंपनी का रिसर्च करके जाना, साथ ही साथ अपने बारे में अच्छे से जान के जाना और रिज्यूमे अपना कोशिश करना कि वही चीज़ आप उसमें लिख सको जो आप कर रहे हो एक्चुअली। मतलब हो सकता है भैया आपको कोडिंग आती है तो भैया कोडिंग ही लिखो, ऐसा नहीं कि कुछ भी एक्सटर्नल फालतू की चीज़ें लिख के चले गए जिसके बारे में अगर कंपनी वाला कोई पूछ रहे तो भैया आप उसको बता ही ना पाओ। रिज्यूमे खुद से बनाना और ऐसा बनाना जिसकी वजह से क्या आप सारी चीज़ें क्या मतलब बता सको कि हाँ भैया देखो ये मैं ही हूँ एक्चुअली, मैंने ही बनाया रिज्यूम, कैसा नहीं कि किसी और ने बनाया हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट राउंड जो होता है वो होता है टेक्निकल राउंड, ठीक है। टेक्निकल राउंड देखो यार, ईकेआई की बात करूँ टेक्निकल राउंड, वोल्वो आईएसए के टेक्निकल राउंड की बात करूँ या फिर अपना हाइक एजुकेशन की बात करूँ, तो भाई इनके जो टेक्निकल राउंड्स थे ना, वोल्वो का अगर आप सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। पूरे के पूरे 45 मिनट तक वोल्वो आईएसए ने मेरे से टेक्निकल राउंड मतलब ऐसे बंद करके पूछा था। और फिर उसके बाद एक अगर ईकेआई के बारे में बात करूँ तो उसमें 35 मिनट उसने ले लिया था। मतलब ऐसा नहीं है कि यार वो टेक्निकल राउंड कुछ छोटा मोटा रहता है, मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत लंबा रहता है। मतलब कई लोग ऐसा है कि 15 मिनट पे भी हो गया था, लेकिन मेरा पता नहीं क्यों वो 45 मिनट तक खिंच गया था। तो मैं सोच के रहा था कि यार ये 45 मिनट मतलब कैसे निकल गए, लेकिन सही बताऊँ तो पता है आप लोगों को भी पता नहीं चलेगा कि किस तरीके से कैसे निकल गए 45 मिनट। मतलब जब आप क्वेश्चन जब आपके ऊपर आना चालू करेंगे, फिर आप ठीक से इंटरेक्ट करना चालू करेंगे, तो उस वजह से वो धीरे धीरे सारी चीज़ें फिर बिल्डअप होना चालू हो जाती है और फिर टाइम कैसे निकल जाता है किसी को कोई अंदाज़ा नहीं रहता। लेकिन हाँ ये ध्यान रखना कि जब आप टेक्निकल के लिए जा रहे हो तो कोई 2 सब्जेक्ट, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि कोई 2 सब्जेक्ट ऐसे रेडी रखो जिसके मतलब आपको थॉरली पता हो, प्रैक्टिकली भी पता हो। और तीसरी चीज़ ये भी है कि आपको है ना अपने जो रिज्यूम है उसमें प्रोजेक्ट जब आप ऐड करोगे, हो सकता है माइनर हो मेजर हो, जहाँ तक 7 सेमेस्टर में आ गए तो मेजर की तरफ ही मूव ऑन कर जाओगे। तो उस टाइम पे क्या है, जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हो इंजीनियरिंग में, तो वो भैया अच्छे से पढ़ के चले जाओ
ऐसा नहीं कि आपने ना प्रोजेक्ट किसी और के नाम का टाइटल दे दिया और फिर उसको कुछ भी लिख दिया और आपको प्रोजेक्ट के बारे में पता ही नहीं है। ऐसा कई लोग हमारे साथ हुआ कि भैया उन्होंने प्रोजेक्ट उल्टा पुल्टा लिख दिया किसी के बारे में भी और उनको पता ही नहीं है। जब कंपनी उनसे प्रोजेक्ट के बारे में पूछ रही है तो भैया मतलब बोल नहीं पा रहे हैं ठीक से। तो इसलिए मैं आप लोगों से भी कहता हूँ भैया प्रोजेक्ट जो भी लिखो वो सोच समझ के लिखो, मतलब आपने एक्चुअली में वो चीज़ रियलाइज़ की हो और बनाई हो आपने खुद से, तो उस वजह से क्या है प्रोजेक्ट में लिखने में मज़ा भी आता है। और साथ ही यार टेक्निकल राउंड में तो भैया 2 सब्जेक्ट ऐसे पढ़ ही लो जिसमें से मतलब आप थॉरली बताओ आपको हर एक चीज़ के बारे में, और डीपली जाके अगर आप कोई आपसे पूछे तो आप एटलीस्ट उसको एक्सप्लेन कर पाओ, फिर चाहे वो यूनिट्स के मामले में हो या फिर आपकी कोडिंग वगैरह जितनी भी हो, तो वो सभी चीज़ों के बारे में। जैसे कि CS के लिए हो सकता है कोडिंग लैंग्वेजेस वगैरह हो, या फिर मैकेनिकल के लिए बात करूँ तो भैया हमारे में सॉफ्टवेयर्स हैं और साथ ही साथ टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं। तो मेरे तो जब मैं गया था वोल्वो आईएसएम में तब उस टाइम मैंने 2 सब्जेक्ट लिख दिए थे उसके अंदर, वो थे थर्मोडायनेमिक्स और रिन्यूएबल एनर्जी एंड ट्रांसफर। और साथ ही साथ इस वाले की बात करूँ अगर AKI की, तो AKI वाले में भी मैंने यही सारे सब्जेक्ट्स लिख के रखे थे। मतलब जो आता है ना वही लिखो तो ज़्यादा बेटर है, फालतू की चीज़ लिखोगे तो कोई मतलब नहीं होता उस टाइम पे, ठीक है। देखो यार लेकिन एक चीज़ मैं प्रो टिप दूंगा कि जब आप जा रहे हो इंटरव्यू की बात करूँ या फिर HR राउंड की बात करूँ, दोनों राउंड में ये एप्लीकेबल होती है। पहली चीज़ होती है कॉन्फिडेंस, दूसरी चीज़ होती है हेजिटेट नहीं करना, और तीसरी चीज़ होती है कि भैया मतलब एक तरीके से किसी भी चीज़ के बारे में ना रिसर्च अच्छे जगह जाना, ठीक है। फिर चाहे अपने सब्जेक्ट्स बारे में, अपने बारे में, या फिर आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में, क्योंकि अगर ये आप रिसर्च करके जाओगे ना तो इस वजह से क्या होगा आपको ही बेनिफिशियल होगा चाहिए राउंड। तो कॉन्फिडेंस की ज़रूरत इसीलिए पड़ेगी क्योंकि आप देखो जब कंपनीज क्या है, पहली बार जब आप इंटरव्यू देने जाओगे, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप जाते जाओगे तो वैसे तो क्या है कॉन्फिडेंस रेज होगा, आपका नर्वसनेस हट जाएगी। लेकिन जब पहले बार में अगर कैंपस निकल जाए तो कितना अच्छा होगा। पहले बार में क्या होता है कि नर्वसनेस बहुत ज़्यादा होती है, हमारी पूरी बॉडी काँप रही होती है, हमारे सिर से पसीना टपक रहा होता है और हम कह रहे होते हैं आई एम टोटली कॉन्फिडेंट। तो इस वजह से क्या है वो कोई बनती नहीं है वो वाली बात कि भाई कहाँ से कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है, आपके यहाँ से पसीना निकल रहा, मतलब आप घबरा रहे हो उस टाइम पे। तो ऐसी सिचुएशन मत बनने देना कि भैया सामने वाले को पहले ही पता चल जाए कि यार मतलब ये तो बहुत घबराया हुआ इंसान है। भाई देखो आप घबराओगे ये आपको पता तो चलेगा, लेकिन आप ये सोच रहे हो कि मैं किसी को ना बताऊं नहीं, लेकिन पता है जो आपके जो वर्ड्स है ना, जो जिस तरीके से आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे होगे, तो उस वजह से ना सारी चीज़ें वो अपने आप खुल के आ ही जाएंगी कि हाँ भैया आप घबरा रहे हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो मतलब ऐसा रहता है ना कि आप जब आप फ्लुएंटली बोलते हो तो मतलब आप एक कॉन्फिडेंस दिखते हो, लेकिन अगर फ्लुएंटली अगर अटक अटक के बोलो तो वो सामने वाले समझ रहा है कि हाँ ये कहीं ना कहीं नर्वस है और घबरा बहुत ज़्यादा रहा है, ठीक है। तो इसे घबराए नहीं बिल्कुल भी सामने वाले को, यार ऐसे समझो कि ही इज़ जस्ट अ फ्रेंड, मतलब सी वट एवर जो भी है, ठीक है, लड़का है लड़की है वट एवर, लेकिन ऐसा समझो कि मतलब वो आपके अंकल आंटी हैं या फिर फ्रेंड है एक तरीके से। तो उनसे आप एक तरीके से वो आपके बारे में पूछ रहे हैं या फिर आपके सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हो और आप उनको खुल के बता रहे हो। भाई अगर वोल्वो आईसर की बात करोगे ना तो लिटरली बोलोगे तो मैंने ना बिल्कुल एकदम हंसी मजाक में इंटरव्यू दिया, ऐसा नहीं कि बिल्कुल एकदम सीरियस मूड में दिया कि नहीं यार कंपनी में अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो कंपनी मतलब अगर मैं आंसर नहीं दे पाया तो ये लोग क्या सोचेंगे वगैरह वगैरह मेरे बारे में। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा, लिटरली बोल रहा हूँ, मैंने 1% भी नहीं सोचा। उनसे सिर्फ बस इतना ही कहा कि भैया हाँ आप बस क्वेश्चन पूछो, मैं फिर उसके बाद आंसर दे पाता हूँ। और कई बार ऐसा भी होता है आपके साथ कि भैया जब आप इंटरव्यू देने जाते हो टेक्निकल राउंड पे, तो ऐसा नहीं है कि आपसे सारे क्वेश्चन के आंसर बन जाएंगे। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जैसे मतलब कि आपके पास आंसर्स बन जाए, जैसे कि हो सकता है स्टार्टिंग के टाइम पे जब वो इजी क्वेश्चन पूछे तो आपसे बनने लग जाएंगे, लेकिन एंडिंग तक होते होते वो शायद हो सकता है जब टाइम जैसे जैसे बढ़ते जाए तो उसके बाद वो ना टिपिकल क्वेश्चन देना चालू हो जाएंगे। और ऐसे टाइम पे है ना आपका वो चेक करें कि आपके पास जो एक कॉन्फिडेंस बना रहना चाहिए क्या वो है कि नहीं है, आप अभी भी मोटिवेटेड हो या नहीं, डिमोटिवेट तो नहीं हो गए और आप फिर घबराने तो नहीं चालू हो गए। मेरे से पता है जब स्टार्टिंग हुआ था तब उस टाइम मैं सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर देने लगा था। इनफैक्ट उन्होंने पेन पेपर भी दिया था मेरे को उस पर ड्रॉ करने के लिए ग्राफ को, तो वो भी मैंने सारी चीज़ें मतलब एक तरीके से डायग्राम जो है ना वो भी बना दिया था। लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे जब छोटे छोटे क्वेश्चन है ना जो मतलब बहुत बेसिक क्वेश्चन जिनमें मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, तो वो वाले क्वेश्चन मेरे सामने आने लग गए थे। तो उस टाइम पे मैं थोड़ा थोड़ा सा घबराने लगा था, लेकिन एक्चुअली मैं ये वाली घबराहट है ना मैंने उनको नहीं मतलब पता चलने दी कि हाँ भाई देखो मैं घबरा रहा हूँ बहुत ज़्यादा। उनको मतलब फेस पे स्माइल या मतलब ऐसे स्माइल पे रखा और वो भी हंस रहे थे एक तरीके से कि यार मतलब घबरा। उन्होंने पूछा भी था मेरे से कि तुम घबरा तो नहीं रहे हो, मैंने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं है आप तो पूछते चलो। और अगर ना आए सीधे सीधे तो भाई थोड़ा सा कोशिश करो कि मना कर सको एटलीस्ट, मतलब ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आता सर सीधी बात, ऐसा नहीं, मतलब ऐसा बोलो कि हाँ एक प्यार भरे मैनर में वो बात भी खत्म हो जाए और सर को भी ऐसा नहीं लगे कि मतलब यार इसको तो कुछ आता ही नहीं एक तरीके से ना। तो उनसे ऐसा बोलो कि सर मेरे को याद नहीं आ पा रहा है, मैंने पढ़ा तो था लेकिन मैं थोड़ा सा मेमोराइज नहीं कर पा रहा हूँ उस चीज़ को। तो ऐसे बोल लोगे तो हाँ वो भी समझ जाएगा चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होने आता हूँ, ठीक है। ऐसे करके अगर सारी चीज़ें बनाने की कोशिश करोगे और एक फेस में स्माइल रहेगी, ज़्यादा भी नहीं क्या ऐसी है नहीं, सिंपल सी स्माइल रखो, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है और आपकी एक अच्छा इंप्रेशन मतलब एक इंप्रेशन होता है ना वो अच्छा जमा देती है।
और बाकी तो ये सारी टिप्स थी, नर्वस नहीं होना है। बस ये 3 राउंड ही हैं जो मतलब अगर आपने दे डाले और एक हिम्मत के साथ दे डाले और कम्युनिकेशन आपकी अच्छी है और आप अपने आप को ठीक से रिप्रेजेंट कर पा रहे हो और साथ ही साथ आप घबरा नहीं रहे हो, तो आपके बहुत सारे चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको, और पता है एक अंदर से अगर आपने टेक्निकल राउंड अच्छे दिया ना, जैसे कि मैंने हाई एजुकेशन में दिया था और EKI के दिया, तो मुझे ना अंदर से कॉन्फिडेंस आने लग गया था कि हाँ भैया इसमें दोनों मेरा सिलेक्शन पक्का है, और उसी वजह से मेरा हो भी गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब आप ये सोचो कि यार मतलब अगर मैं मतलब अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ भाई देखो हो जाएगा, लेकिन अंदर से कुछ लोगों को कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं होगा। वो पता है क्यों नहीं होता? क्योंकि एक्चुअल में क्या है, जब आपका इंटरव्यू बिगड़ जाता है ना, तो आप जब आप क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाते हो और आप फिर उसका आप जब घबराना चालू कर दो उस टाइम पे, तो ठीक से क्या बिहेव नहीं करते उस टाइम, और उस टाइम से कंपनी क्या है आपको रिजेक्ट करना चालू कर देती है। तो और एक होता है कि मतलब अंदर से कॉन्फिडेंस रहना, हाँ ठीक है कोई दिक्कत है, आंसर नहीं तो नहीं दे पाया तो क्या हो गया, लेकिन वैसे में तब भी कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं वो बना रहता है कि हाँ यार चांसेस तो हैं एटलीस्ट, मतलब आगे हम जाने के चांसेस हैं। तो इसलिए बस साफ साफ कहूँगा भाई देखो कॉन्फिडेंस बना के रखना। और हाँ एक चीज़ और कि सामने वाला अगर हिंदी में, जैसे कि स्टार्टिंग जब इंटरव्यू की हुई तो वो इंग्लिश में चल रहा है, लेकिन बीच में हो सकता है वो क्वेश्चंस हिंदी में पुटअप करना चालू कर दो, तो अब ये मत करना कि तुम इंग्लिश में थे अच्छे भले और हिंदी में ही शिफ्ट हो गए और अब टोटली अब तुम हिंदी में ही बोले जा रहे हो। हाँ 2-4 शब्द अगर तुम जहाँ अटक रहे हो तो वहाँ पे एटलीस्ट समझाने के लिए सामने वाले को हिंदी में बोल सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि तुम अब कन्वर्ट ही हो गए पूरी तरीके से हिंदी में और अब हिंदी में इंटरव्यू चालू हो गया। तो उस वजह से क्या है वो आपके मार्क्स जो रहते हैं या फिर जो इंप्रेशन है वो गलत जम जाता है उनके ऊपर, और फिर उसके बाद कहीं ना कहीं वो भी एक रीज़न होता है आपको बाहर निकलने का। ठीक है, और बाकी चीज़ें तो लोगों की अफवाहें हैं, जब आपका कैंपस सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर उसके बाद लोग आपसे जलेंगे भी और पूछेंगे भी कई बार कि भाई तूने कैसे निकाल लिया। तो मेरी ये जो सारी टिप्स थी वो मैंने आपको बताया। और लोगों के बारे में इतना ज़्यादा मत सोचो भाई, लोग तो हैं भाई, तो सोचो आने के लिए कि हाँ फालतू में दिमाग देंगे बेवजह अपना अपना ऐसा वैसा, लेकिन ये पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है, तो मेरे को लगा कि आप लोगों तक पहुंच जाना चाहिए। और बाकी तो आप लोग जब इंटरव्यू में जाओगे तो फिर उसके बाद धीरे धीरे आप सीख ही जाओगे कि हाँ किस तरीके से क्या क्या गलतियाँ मैं कर रहा हूँ और क्या क्या चीज़ें मुझे अब नहीं करनी चाहिए। और फिर उसके बाद जब आप दूसरों की वीडियोज़ वगैरह देखो, हो सकता है शायद ये वाली वीडियो अभी शायद कई सारे लोग जिनका कैंपस नहीं हुआ था शायद वो लोग जरूर देख लें, और कई लोगों का कैंपस जिनका हो चुका है, मतलब होने वाला है, जो भी आने वाला है सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर वाले, तो वो लोग हो सकता है उस टाइम पे मेरी वीडियो देख रहे हो। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट कि आपने इतना सारा टाइम दिया और आप यहाँ तक आ गए हैं, तो लिटरली थैंक यू सो मच। और मैंने ट्राई किया है कि हाँ एटलीस्ट आप लोग मतलब जब कॉलेज से बाहर निकलो तो 3 या 4 कैंपस अपने हाथ में इन सभी ट्रिक्स को आजमाते हुए लेकर चलें। और अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ कम्युनिकेशन आपने किस तरीके से सीखा और क्या क्या वे है कम्युनिकेशन सीखने के, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, तो उसके ऊपर अपन एक पर्टिकुलर वीडियो बना लेंगे। ठीक है, और बाकी तो कुछ नहीं यार, इतनी सारी टिप्स थी जो मेरे को लगा सभी को पास पहुँच जाना चाहिए। और अगर अच्छा लगा है तो एक कमेंट करके जरूर बताना, और क्या क्या गलतियाँ की मैंने, तो मतलब अगर कुछ कुछ गलत पॉइंट्स लगे तो वो भी बता देना, ताकि उसके बाद क्या मैं कोशिश करूँगा अपने आप को इम्प्रूव करने की। ठीक है, जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखो। और कुछ अगर डिमांड है तो कमेंट करके जरूर बता देना, तो उसके ऊपर फिर अपन कम्युनिकेशन वाली वीडियो पर फोकस करेंगे। ठीक है, जल्दी मिलते हैं, टेक केयर और पढ़ाई करते रहो और कैंपस की तरफ लग जाओ। ठीक है, और बेस्ट ऑफ लक।